Hello, my dear friends. Welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss Section 32 of Indian Evidence Act. Especially, we will discuss the concept of dying declaration. So, we will discuss concept of dying declaration. Along with this concept, we will discuss all the subsections of Section 32. तो आज के हम लेक्चर में डिस्कस करने वाले सेक्शन 32 के सब जितने सब सेक्शन है वो सब सेक्शन हम डिस्कस करेंगे। डाइंग डिक्लेरेशन को स्पेशली हाईलाइट करेंगे और बाकी बचे हुए कंसेप्ट भी आज के हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो एज वेल एज वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द एग्जामिनर ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड द क्वेश्चन व्हिच मे बी आस्क्ड बाय द एग्जामिनर, प्रोबेबल क्वेश्चन वी विल डिस्कस in this particular lecture. So without wasting your much time, let's start the topic. Section 32, that is dealing with the concept of dying declaration and some other provision. So the introduction is that a dying declaration is considered credible and trustworthy evidence based upon the general belief that most people who know that they are about to die do not lie. So the relevancy of dying declaration is mentioned and trust whether the dying declaration is credible or trustworthy. If this question is there, the answer is that yes, it is a trustworthy and credible. Why? Because it is a belief that the person who are about to die do not lie. जो पर्सन मर रहा है वो झूठ नहीं बोलेगा, ये प्रिंसिपल है। इसीलिए किसी का दिया हुआ डाइंग डिक्लेरेशन क्रेडिबल है, ट्रस्टवर्दी लॉ में माना जाता है। वर्ड डाइंग डिक्लेरेशन मीन्स ए स्टेटमेंट रिटन और वर्बल ऑफ रिलीवेंट फैक्ट्स मेड बाय अ पर्सन हु इज डेड। डाइंग डिक्लेरेशन किसको कहेंगे? एक आधा वर्बल और रिटन स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन हु इज डेड। किसने किया? द पर्सन हु इज डेड, जिसकी डेथ हो गई उसने अगर कोई स्टेटमेंट किया ओरल या रिटन, दैट स्टेटमेंट इज नोन एज अ डाइंग डिक्लेरेशन। इट इज द स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन हु हैड डाइड एक्सप्लेनिंग द सर्कमस्टांसेस ऑफ हिज डेथ। So in this particular statement, the person who dies explain the circumstances of his death. जो पर्सन की डेथ हो गई है स्टेटमेंट में उसने अपने डेथ के सर्कमस्टांसेस एक्सप्लेन किया है, रीजन बताया है कि उसकी डेथ क्यों हुई है, उसको किसने मारा है, फॉर एग्जाम्पल। दैट्स व्हाई दैट स्टेटमेंट इज नोन एज अ dying declaration. So this is based on the maxim nemo Mauritius presementer mentri. That means a man will not meet his maker with lie on his mouth. तो ये एक लैटिन मैक्सिम है जिसका मतलब ये है कि पर्सन अपने बनाने वाले से झूठा मुंह लेकर नहीं मिलेगा। मतलब पर्सन अपने बनाने वाले को झूठ बोलकर जाकर नहीं मिलेगा। इसका सिचुएशन वही है कि द पर्सन हु इज अबाउट टू डाई विल नॉट लाई। सो आवर इंडियन लॉ रिकॉग्नाइजेस दिस फैक्ट दैट अ डाइंग मैन सेल्डम लाइज। मरने वाला आदमी बहुत कम बार झूठ बोलेगा और ट्रुथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ अ डाइंग मैन। और जो पर्सन मरता है वो सच ही बोलेगा, ऐसा एक रिकॉग्नाइज्ड और फैक्ट है अपने इंडिया में। तो ये है मरता हुआ पर्सन झूठ नहीं बोलेगा, चाहे वो सारी जिंदगी झूठ बोले लेकिन मरते वक्त उसके जबान पे सच्चाई रहेगी। इसीलिए डाइंग डिक्लेरेशन को एविडेंशियरी वैल्यू है। अब सेक्शन 32 ये कहता है केसेस इन विच स्टेटमेंट ऑफ रिलीवेंट फैक्ट बाय पर्सन हु इज डेड और कैनॉट बी फाउंड। तो सेक्शन 32 में डाइंग डिक्लेरेशन स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन टाइटल जो सेक्शन 32 का है वो कहता है केसेस इन विच ए स्टेटमेंट ऑफ अ रिलीवेंट फैक्ट बाय पर्सन हु इज डेड और कैनॉट बी फाउंड। ऐसे पर्सन का स्टेटमेंट रिलीवेंट बताया गया है जो जिसकी डेथ हो गई है या जो मिल नहीं रहा है। अभी देखिए स्टेटमेंट वेदर इट मे बी रिटन, वर्बल और रिलीवेंट फैक्ट। स्टेटमेंट रिटन, वर्बल और रिलीवेंट फैक्ट मेड बाय अ पर्सन। एक आधा स्टेटमेंट रिटर्न या वर्बल या रिलीवेंट फैक्ट से रिलेटेड कोई दे रहा है, मेड बाय अ पर्सन, पर्सन दे रहा है, हु इज डेड ऐसा पर्सन जिसकी डेथ हो गई है, हु इज डेड, हु कैन नॉट बी फाउंड, ऐसा पर्सन जो मिल नहीं सकता है, मिल नहीं रहा है। थर्ड, बिकम्स इनकैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, या ऐसा पर्सन जो एविडेंस देने के लायक नहीं बचा है, जो एविडेंस दे नहीं सकता है। देन
फोर्थ, whose attendance cannot be procured without delay. ऐसा पर्सन है जिसकी अटेंडेंस कोर्ट में हम नहीं प्रोक्योर कर सकते, मतलब बहुत ज्यादा देर लगेंगे अगर हम उसको कोर्ट में लेकर आएंगे। ये चीजें हैं यहां पर। अब that is a relevant. So statement, whether it may be a written, verbal, made by a person who is dead, who cannot be found, become incapable of giving evidence, whose attendance cannot be procured without delay, becomes relevant when it relates to cause of death. अगर वो स्टेटमेंट काय को रिलेट करता है, रिलेट्स टू कॉज ऑफ हिज डेथ। एक आधा पर्सन ने स्टेटमेंट दिया, ओरल रहने दो या वर्बल रहने दो, ऐसे पर्सन ने दिया कि जिसकी डेथ हो गई है, या जो मिल नहीं रहा है, या जो पर्सन इनकैपेबल है, एविडेंस दे नहीं पा रहा है, या ऐसा पर्सन जिसको बहुत ज्यादा देर तक उसको बहुत ज्यादा देर हो जाएंगे अगर हम उसको कोर्ट में प्रेजेंट करने के चक्कर में रहे, तो ये रिलीवेंट हो जाएगा। बट कब? When it relates to cause of his death, अगर उस स्टेटमेंट में उसके डेथ का अगर कॉज बताया हुआ है तब। अब देखिए कि हाउ अ डाइंग डिक्लेरेशन शुड बी, डाइंग डिक्लेरेशन कैसा होना चाहिए। देयर इज नो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, हाउएवर द बेस्ट फॉर्म ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन इज द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक फॉर्म नहीं है डाइंग डिक्लेरेशन का, लेकिन बेस्ट फॉर्म क्या है? क्वेश्चन और आंसर फॉर्म में डाइंग डिक्लेरेशन होना चाहिए। However, whenever a dying declaration is being recorded in the form of question and answer, precautions should be taken that exactly what question are asked and what answer are given by the patient, those should be written. जब क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में अगर डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड किया जा रहा है तो ये प्रिकॉशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या पूछा गया है और आंसर एग्जैक्ट क्या आया है, वही लिखा जाना जरूरी है। अब देखिए, अ डाइंग डिक्लेरेशन में बी इन द फॉलोइंग फॉर्म्स। फॉर्म ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन क्या है? द डाइंग डिक्लेरेशन में बी इन द फॉलोइंग फॉर्म। फर्स्ट वन इज रिटन फॉर्म। इट इज प्रीफर्ड दैट इट शुड बी written in the vernacular which the patient understand and speak. So it is preferably that the dying declaration should be in written form. And in which language? Which language is known by the person who is dying. जो जिसका डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं वो जिस लैंग्वेज को जानता है उसी लैंग्वेज में लिखित रूप में होना प्रीफरेबली है। कोशिश ये करें कि लिखित रूप में रहे। देन वर्बल फॉर्म। व्हेन डाइंग डिक्लेरेशन इज अ वर्बल, it can be proved by examining the person in whose presence the statement was made. अगर डाइंग डिक्लेरेशन ओरल है तो उसको कैसा प्रूव किया जा सकता है? By examining the person in whose presence the statement was made. तो जिसके प्रेजेंस में वो स्टेटमेंट दिया गया था उसको कोर्ट में बुलाएंगे, उसको एग्जामाइन करेंगे, उसके बाद डाइंग डिक्लेरेशन प्रूव होगा, उसके पहले नहीं होगा। कब? अगर डाइंग डिक्लेरेशन वर्बल फॉर्म में है तब। निसार अहमद Faiz Mohammad Kazi versus State of Gujarat, that is a case where the declarant mentioned the name of the accused in presence of the doctor who gave him preliminary treatment. तो क्या हुआ कि जो डिक्लेरेंट था उसने अक्यूज्ड का नाम बताया, किसके प्रेजेंस में? डॉक्टर के, जो उसका इलाज कर रहा था, प्रिलिमिनरी जो ट्रीटमेंट दे रहा था उसके प्रेजेंस में उसने अक्यूज का नाम बताया। एंड द डॉक्टर्स एविडेंस वाज फाउंड टू बी वेरी क्लियर एंड अनशेकन इन एनी मैटर इन द क्रॉस एग्जामिनेशन। द डाइंग डिक्लेरेशन वाज हेल्ड टू बी रिलायबल। तो यहां पर क्या हुआ था कि डाइंग डिक्लेरेशन वर्बल फॉर्म में था। जब डॉक्टर इलाज कर रहा था उस डिक्लेरेंट का, तो इलाज के दौरान डिक्लेरेंट ने अक्यूज का नाम बताया डॉक्टर को, लिखित रूप में नहीं था, वर्बल था। बाद में डॉक्टर को कोर्ट में बुलाया गया, कोर्ट में डॉक्टर को एग्जामाइन किया गया, डॉक्टर ने वो सब चीजें कोर्ट में बताया और वो वेरी क्लियरली बताया, उसने क्लियरली बताया। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में भी उसने प्रॉपरली क्लियर बताया। तो यहां पर द डाइंग डिक्लेरेशन वाज हेल्ड टू बी रिलायबल। तो ये केस में डाइंग डिक्लेरेशन कोर्ट ने रिलायबल ट्रीट किया वर्बल फॉर्म में होते हुए भी। जेस्चर एंड साइन फॉर्म। द डाइंग डिक्लेरेशन, even a dying declaration may be recorded in gesture और साइन फॉर्म। साइन फॉर्म में या इशारों में भी डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड हो सकता है। क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला, दिस इज द वन केस। इट वाज हेल्ड दैट इफ द इंजर्ड पर्सन इज अनेबल टू स्पीक, he can make dying declaration by sign or gesture in response to the question. तो ये क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला इस केस में कोर्ट ने क्लियर किया, इफ द पर्सन इज इंजर्ड एंड ही इज अनेबल टू स्पीक, he can record his dying declaration in gesture और साइन फॉर्म, और साइन फॉर्म में भी या जेस्चर में भी वो रिकॉर्ड कर सकता है। अगर वो बोल नहीं पा रहा है
तो इशारों में भी डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड हो सकता है, साइन लैंग्वेज में भी डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड हो सकता है। दिस साइन एंड जेस्चर आर रिगार्डेड एज वर्बल स्टेटमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 32। तो ये जो साइन और जेस्चर है ये वर्बल स्टेटमेंट कहलाएंगे जिस किसके भी प्रेजेंस में वो जेस्चर से रिकॉर्ड किया गया है उस पर्सन को कोर्ट एग्जामाइन करेगा, उसके बाद डाइंग डिक्लेरेशन की एविडेंशियरी वैल्यू डिसाइड होगी। अब इसेंशियल ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन है कि व्हाट आर द डिफरेंट इसेंशियल ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट मस्ट हैव डाइड। द फर्स्ट इसेंशियल एलिमेंट फॉर डाइंग डिक्लेरेशन इज the person making the statement must have died. The person who makes the statement regarding the cause of his death, he must die. If he survives, that statement will be a mere statement, but it will not be a dying declaration. तो जिस पर्सन ने डाइंग डिक्लेरेशन दिया जिस पर्सन ने भी स्टेटमेंट दिया वो स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन कब होगा, वो अगर वो पर्सन की डेथ होती है तो। अगर डेथ नहीं हुई तो वो सिर्फ एक स्टेटमेंट कहलाएगा, अगर उसकी डेथ हो जाती है तभी वो स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन होगा, अदरवाइज नॉट। दैट इज द फर्स्ट इसेंशियल। So the death need not occur immediately after making the statement, however the death must occur. बट ये जरूरी नहीं है कि स्टेटमेंट देते बराबर उसकी डेथ होना चाहिए, बट डेथ होना जरूरी है अगर कोई स्टेटमेंट को डाइंग डिक्लेरेशन ट्रीट करना है तो। फॉर एग्जांपल एक पर्सन अगर कॉज ऑफ डेथ बताता है उसके स्टेटमेंट में और वही कॉज के वजह से अगर उसकी 2 साल के बाद भी डेथ होती है तब भी वो स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन ही कहलाएगा। तो रीजन वही होना चाहिए और पर्सन की डेथ होना जरूरी है। इफ द पर्सन चांसेस टू लीव his statement is inadmissible as dying declaration but to corroborate under section 157। अगर पर्सन जिंदा होता है तो उसका स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन बोल के एडमिसिबल नहीं होगा, बट इट कैन बी यूज्ड फॉर कोरैबोरेटिव पर्पस अंडर सेक्शन 157, बट उसको एज अ सपोर्टिव एविडेंस ट्रीट किया जाएगा। द फैक्ट that the person is dead must be proved by the person proposing to give evidence of his statement. Suppose if the person wants to prove any statement as a dying declaration, he must prove डेथ ऑफ दैट पर्सन फर्स्ट। अगर कोई पर्सन एक आधे स्टेटमेंट को कोर्ट में पेश कर रहा है एज ए डाइंग डिक्लेरेशन तो उसको पहली चीज प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट के सामने कि ये जो जिस पर्सन का भी स्टेटमेंट है उसकी डेथ हो गई है। तो वो कैसा प्रूव करेगा? डेथ सर्टिफिकेट कोर्ट में प्रोड्यूस करके प्रूव कर सकता है कि जिस पर्सन का ये स्टेटमेंट है उसकी डेथ हो चुकी है। तो पहला इसेंशियल ये था। सेकंड वन इज स्टेटमेंट मस्ट रिलेट टू द कॉज ऑफ हिज डेथ। वो स्टेटमेंट में क्या होना जरूरी है? इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट द डिक्लेरेंट मस्ट मेंशन द कॉज ऑफ हिज डेथ। उसके डेथ का उसने कॉज मेंशन करना जरूरी है। इफ देयर इज नो कॉज ऑफ डेथ द स्टेटमेंट विल नॉट बी अ डाइंग डिक्लेरेशन। तो इफ द स्टेटमेंट डज नॉट रिलेट टू हिज डेथ बट टू द डेथ ऑफ अनदर इट इज नॉट रिलीवेंट। अगर स्टेटमेंट में पर्सन अपनी डेथ का रीजन नहीं बताते हुए किसी और के डेथ का रीजन बता रहा है तो वो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं कहलाएगा, वो रिलीवेंट नहीं होगा। रतन गोंड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, दैट इज अ केस where the wife made a statement that her husband is killed by Z and then she committed the suicide। तो इस केस में क्या हुआ था कि वाइफ ने एक स्टेटमेंट दिया कि उसके हस्बैंड को Z ने मारा और ये स्टेटमेंट देने के बाद उसने खुद ने सुसाइड कर दी। स्टेटमेंट तो बताया उसने और उसके बाद उसने सुसाइड कर दी। अब हुआ ऐसा, द सर्कमस्टांसेस ऑफ ट्रांजैक्शन रिजल्टिंग इन डेथ मस्ट बियर प्रॉक्सिमेट रिलेशन टू द कॉज ऑफ डेथ और एक्चुअल अक्यूरेंस। तो जो सर्कमस्टांसेस ऑफ ट्रांजैक्शन रिजल्टिंग डेथ मस्ट बियर प्रॉक्सिमेट रिलेशन टू द कॉज ऑफ डेथ एंड एक्चुअल अक्यूरेंस। जो हुआ है वो और कॉज ऑफ डेथ दोनों में प्रॉक्सिमेट रिलेशन होना जरूरी है। तो अगर हम ये केस में देखें रतन गोंड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, यहां पर जो वाइफ ने ये कहा कि उसके हस्बैंड को जेड ने मारा, मतलब रीजन उसके हस्बैंड के डेथ का रीजन बताया खुद और बाद में खुद ने सुसाइड कर दी। तो खुद के डेथ का रीजन तो आया नहीं, हस्बैंड के डेथ का रीजन आया, तो उसका वो वाइफ का जो स्टेटमेंट है वो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं कहलाएगा। तो अगर किसी स्टेटमेंट को डाइंग डिक्लेरेशन कहलाना है तो जो पर्सन भी स्टेटमेंट दे रहा है उस स्टेटमेंट में उसने अपनी डेथ का कारण बताना जरूरी है, कॉज ऑफ हिज डेथ, उसके डेथ का कारण बताना जरूरी है, तभी वो डाइंग डिक्लेरेशन होगा, अदरवाइज नॉट। थर्ड इसेंशियल इज दैट द कॉज ऑफ डेथ मस्ट बी इन क्वेश्चन। और कोर्ट में वो जो कॉज ऑफ डेथ क्वेश्चन में रहना जरूरी है। अनटिल एंड अनलेस द कॉज ऑफ डेथ इज इन क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ द स्टेटमेंट विल नॉट बी कॉल्ड एज अ डाइंग डिक्लेरेशन। तो जब तक कॉज ऑफ डेथ कोर्ट के सामने क्वेश्चन में नहीं रहेगा वो स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होगा। सो द डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 32 सब क्लॉज 1 मस्ट रिलेट टू द डेथ ऑफ the declarant। Danu Singh versus Emperor,
A and 5 others were charged with having committed a डकैती in a village. ए और दूसरे 5 पे चार्जेस थे कि उन्होंने एक विलेज में डकैती किया है, चार्जेस थे उन पे. A, who was seriously injured while being arrested, made before his death dying declaration as to how the डकैती was committed and who had taken part in it. तो पांचों में से जो A था वो डकैती के दौरान वो इंजोर हुआ और उसको पुलिस ने अरेस्ट किया. अरेस्ट करने के बाद उसके डेथ के पहले उसने बताया कि हमने किस तरीके से, हम पांचों ने मिलकर किस तरीके से डकैती की और कौन कौन इसमें पार्ट लिया, कौन कौन इसमें हिस्सेदार था डकैती में. तो ये उस पर्सन ने बताया. इट वॉज हेल्ड दैट द डिक्लेरेशन वॉज नॉट एडमिसिबल in evidence as against other person as it does not relate to his death but relates to participation of his associates in the डकैती. तो यहाँ पर कोर्ट ने उसको एज ए डाइंग डिक्लेरेशन नहीं लिया क्योंकि उसमें किसी की डेथ का कारण नहीं बताया वाला था, बल्कि उसने पार्टिसिपेशन बताया, किस तरीके से डकैती हुई ये बताया. तो वो स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होगा. तो ये चीजें ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. Another essential of dying declaration is that the statement must be complete and consistent. So, a declaration must be complete, but it happens that after making same statement, he is about to state something more. When he become unconscious and dies, the statement would be an incomplete dying declaration and therefore will not be relevant. तो स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए. इनकम्प्लीट और इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करते वक्त वो डिक्लेरेंट ने कुछ चीजें बताई और मेन चीजें बताने के पहले उसकी डेथ हो गई, तो वो डाइंग डिक्लेरेशन क्या हुआ, इनकम्प्लीट डाइंग डिक्लेरेशन हो जाएगा और वो इररिलेवेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा. Cyril Wag versus King. It was held that the dying declaration was inadmissible because on its face it was incomplete and no one could tell what the deceased was about to add. तो यहाँ पर कोर्ट ने बोला कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो इनएडमिसिबल है. क्यों? क्योंकि वो इनकम्प्लीट है और आगे वो जो डिक्लेरेंट क्या बताने वाला था, क्या ऐड करने वाला था, वो किसी को पता नहीं. तो इनकम्प्लीट डाइंग डिक्लेरेशन को कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होगी. Another thing is that declarant must be competent as a witness. तो जो स्टेटमेंट है वो declarant must be competent as a witness. The person who is making a dying declaration must be competent. तो जो dying declaration दे रहा है वो competent होना जरूरी है. So even a dying declaration made by an infant is admissible, but the competency of a minor has to be determined in terms of section 118 of Indian Evidence Act. तो अगर इन्फेंट ने, छोटे बच्चे ने भी डाइंग डिक्लेरेशन दिया तो भी वो रिलीवेंट होगा, लेकिन उसकी कॉम्पिटेंसी सेक्शन 118 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से जज की जाएगी. तो सेक्शन 118 ये कहता है ईच एंड एवरी पर्सन इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस, है ना, अनलेस ही इज प्रिवेंटेड टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ क्वेश्चन एंड टू पुट अ राइट आंसर ड्यू टू टेंडर एज, ड्यू टू एक्सट्रीम ओल्ड एज और ड्यू टू एनी डिसीज. तो हर एक पर्सन कॉम्पिटेंट विटनेस है, सिर्फ उस पर्सन को छोड़ के, क्योंकि वो बहुत छोटा है और उसका छोटा रहने की वजह से उसकी एज बहुत कम है और वो कम एज रहने की वजह से वो क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा और सही आंसर दे नहीं पा रहा है, या बहुत ज्यादा एज है और वो एज की वजह से क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा है और आंसर दे नहीं पा रहा है, या कोई बीमारी है जिस बीमारी के चलते वो क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहा है या आंसर को दे नहीं पा रहा है. अगर ये है तो वो इनकम्पिटेंट है. अदरवाइज इफ द पर्सन gets the question and give a correct answer, पर्सन क्वेश्चन को समझ भी रहा है, आंसर भी दे रहा है, तो वो कॉम्पिटेंट ही रहेगा. तो डाइंग डिक्लेरेशन देने के लिए पर्सन कॉम्पिटेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है. नेक्स्ट वन इज द डिक्लेरेंट मस्ट बी इन अ फिट कंडीशन. देखिए, बिफोर अ डाइंग डिक्लेरेशन इज sought to be proved under section 32 सब clause 1, it must be shown that the declarant was in a fit state of mind to make the dying declaration. तो डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करने के पहले वो पर्सन जो स्टेटमेंट दे रहा है वो फिट स्टेट ऑफ माइंड में है या नहीं है, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा. दैट द डिक्लेरेंट वाज कॉन्शियस ऑफ द सराउंडिंग्स एंड ऑफ द पर्सन हु अटैक्ड हिम. तो पर्सन को ये ख्याल रहना जरूरी है कि उसको किसने अटैक किया, वो कॉन्शियस रहना जरूरी है. तो फिट स्टेट ऑफ माइंड में रहा तभी वो डाइंग डिक्लेरेशन रिलीवेंट होगा, अदरवाइज नॉट. Who can record a dying declaration? Dying declaration recorded by magistrate. Magistrate can record a dying declaration. First one is
So whenever an injured person is in critical condition, the investigating officer used to call the magistrate for recording the dying declaration. तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्या करेगा, क्रिटिकल कंडीशन है अगर उस पर्सन की, तो मैजिस्ट्रेट को बुलाएगा और मैजिस्ट्रेट डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करेगा. तो द मैजिस्ट्रेट बीइंग डिसइंटरेस्टेड विटनेस, नो क्वेश्चन ऑफ डाउट वुड अराइज. तो मैजिस्ट्रेट क्या है, इंटरेस्टेड विटनेस नहीं है, उसको पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो इसलिए उसका डाउट लेने का कोई कारण नहीं है. मैजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड किया हुआ डाइंग डिक्लेरेशन को बहुत ज्यादा एविडेंशियरी वैल्यू रहेगा. तो अमीर जमाल खान पठान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इस केस में क्या हुआ था, इट हैज been held that a dying declaration recorded by a special magistrate, even though such magistrate is not interested with the duty of recording it, cannot be rendered inadmissible provided all precaution are taken before recording it. तो dying declaration जो special magistrate ने record किया, even though such magistrate is not interested with the duty of recording it, cannot be rendered inadmissible. भले ही उस magistrate की ड्यूटी नहीं थी वो रिकॉर्ड करने की, फिर भी उसने रिकॉर्ड किया, तो उसको inadmissible नहीं कह सकते हम, क्योंकि उसने पूरे प्रिकॉशन लिया रिकॉर्ड करने के पहले. अभी देखिए और एक कंसेप्ट है, डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर. इवन अ पुलिस ऑफिसर कैन रिकॉर्ड अ डाइंग डिक्लेरेशन. सो व्हेनेवर एन इंजर्ड पर्सन इज इन अ क्रिटिकल कंडीशन, द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कैन हिमसेल्फ रिकॉर्ड अ डाइंग डिक्लेरेशन. क्रिटिकल कंडीशन में पुलिस ऑफिसर को लगा कि मैजिस्ट्रेट को बुलाए तक इसकी डेथ हो सकती है, तो पुलिस ऑफिसर खुद भी डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड कर सकता है. वेयर द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैड प्लेंटी ऑफ टाइम एंड फैसिलिटी टू कॉल द मैजिस्ट्रेट, द डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्डेड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कंसिडरेशन. अगर पुलिस ऑफिसर के पास बहुत सारा टाइम है मैजिस्ट्रेट को कॉल करने का, फिर भी पुलिस ऑफिसर अगर खुद डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करता है, तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा अगर ऐसा प्रूफ होता है तब. मुन्ना राजा वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट सच प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वाज बैड एंड शुड नॉट बी इनकरेज्ड. तो पुलिस ऑफिसर ने रिकॉर्ड किया हुआ डाइंग डिक्लेरेशन, ये हैबिट को इनकरेज नहीं करना चाहिए, ये बैड हैबिट है, बैड प्रैक्टिस है, ऐसा कोर्ट ने यहाँ पर डिसाइड किया है. नेक्स्ट वन इज डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर. सॉरी, इसमें और एक केस है, चेरापल्ली शंकर राव वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर. थोड़ा टाइम ज्यादा, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, इसलिए हम इसको स्किप करते हैं. आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर बाद में इसको पढ़ सकते हैं. Dying declaration recorded by doctor. Even a doctor can record a dying declaration. So a doctor is having a power to record a dying declaration. Before recording the dying declaration, the doctor confirm himself that whether the declarant is in fit state of mind or not, and after assuring that he is in fit state of mind, the doctor can record a dying declaration. तो dying declaration doctor record कर सकता है, और उसके पहले डॉक्टर देखेगा कि वो फिट स्टेट ऑफ माइंड में है या नहीं है, और उसके बाद वो डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड कर सकता है. तो स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस गणेश दास, where no relative of deceased was present and hence there was no question of tutoring and the condition of the victim being serious. Dying declaration recorded by the doctor was held to be proper, and in the circumstances of the case even fitness certificate of the hospital in charge was not necessary. तो यहाँ पर नो रिलेटिव के, डिसीज के कोई रिलेटिव नहीं थे, उस सिचुएशन में डॉक्टर ने उसका डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड किया. कोर्ट ने कहा कि इन द अब्सेंस ऑफ रिलेटिव ऑफ द डिसीज्ड, डॉक्टर रिकॉर्डेड अ डाइंग डिक्लेरेशन, दैट डाइंग डिक्लेरेशन इज अ रिलीवेंट वन. अब dying declaration recorded by any person. So any layman can also record a dying declaration. So if no magistrate, doctor and police officer present and a victim is in serious condition, dying declaration may be recorded by any. So now the question asked by the examiner on dying declaration. महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, which of the following is an exception to the hearsay evidence? The first one is confession, dying declaration, extrajudicial confession, none of the above. तो डाइंग डिक्लेरेशन इज एन एक्सेप्शन टू द हियरसे एविडेंस. तो डाइंग डिक्लेरेशन हियरसे एविडेंस को एक्सेप्शन है, दैट इज द फर्स्ट वन. 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, एविडेंस ऑफ अ विटनेस रिकॉर्डेड इन द अर्लियर प्रोसीडिंग इज रिलीवेंट एंड एडमिसिबल इन द सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग प्रोवाइडेड which is a person dead or cannot be examined and the earlier proceeding was between the same parties, issues were the same and adverse party had the right to cross examine the same. तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन ये था. सेकंड ऑप्शन था विटनेस इज डेड और कैनॉट बी एग्जामाइंड एंड इशू इन द अर्लियर प्रोसीडिंग वेयर द सेम. थर्ड, विटनेस हैज बिकम होस्टाइल
और फोर्थ वन इज विटनेस इज नॉट विलिंग टू गिव एविडेंस इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग थ्रू हिज एविडेंस इज अ मटेरियल। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑप्शन इज अ करेक्ट वन। तो ये क्वेश्चन को फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बाकी के 3 ऑप्शन इररिलेवेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, द एक्सप्रेशन डाइंग डिक्लेरेशन मीन्स statement made by a person at the time of his death, declaration of a person in contemplation of death, statement of the deceased person as to his cause of death, declaration of a person on the death bed about disposition of his property। तो अगर हम यहाँ देखें तो when it relates to a cause of death, एक आधे पर्सन का स्टेटमेंट ऐसा है जिसमें वो अपने डेथ का कारण बता रहा है, वो डाइंग डिक्लेरेशन कहलाएगा। तो ऑप्शन थर्ड इज अ करेक्ट वन। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो रहा है यहाँ पर। 2011 में पूछा गया क्वेश्चन महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन में, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एन एडमिसिबल इनएडमिसिबल डाइंग डिक्लेरेशन। कौन सा डाइंग डिक्लेरेशन इनएडमिसिबल है? ओरल डाइंग डिक्लेरेशन, डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ नोट्स एंड जेस्चर, डाइंग डिक्लेरेशन बाय साइंस एंड जेस्चर, नन ऑफ द अबव। अगर हम देखें तो ओरल डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसिबल है, जेस्चर और साइन लैंग्वेज में एडमिसिबल है, और साइन या जेस्चर में जो है वो भी एडमिसिबल है, नोट्स और जेस्चर में वो भी एडमिसिबल है। तो नन ऑफ द अबव, ये सब डाइंग डिक्लेरेशन रिलीवेंट है, इसमें से कोई भी इनएडमिसिबल नहीं है। उत्तराखंड जुडिशियल एग्जामिनेशन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, डाइंग डिक्लेरेशन टू बी एडमिसिबल इन एविडेंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी। क्या नेसेसरी नहीं है? तो दैट इट शुड रिलेट टू the cause of death of the person making such statement, that the person making the statement was under the expectation of death, that it relates to the circumstances of the transaction which resulted in his death, all of the above. So that the person making the statement was under the expectation of death. Expectation of death is not necessary. तो डाइंग डिक्लेरेशन के लिए एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ जरूरी नहीं है। नाउ so this is a particular provision which we have discussed under section 32, that is a dying declaration. So in the next lecture we will discuss part 2 of section 32, in which we will discuss section 32 subclause 2 to 6 or 7 we will discuss. हमने सेक्शन 32 सब क्लॉज 1 डिस्कस किया अभी डाइंग डिक्लेरेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का पार्ट सेक्शन 32 का डिस्कस करने वाले हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बटन, हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।